हाय गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं 2024 जून मॉर्निंग सेशन के कुछ क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 5, इन यूकैरियोटिक सेल्स डीएनए रेप्लिकेशन इज रेस्ट्रिक्टेड टू द एस फेज ऑफ द सेल साइकिल बिकॉज। पहला ऑप्शन दे रखा है कि भाई डीएनए पॉलीमरेज इज प्रेजेंट ओनली इन द एस फेज ऑफ द सेल साइकिल। दूसरा ऑप्शन है कि भाई ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स जिसे हम ORCB कहते हैं, रिकॉग्नाइज ओरिजिन ओनली इन द एस फेज। थर्ड ऑप्शन है MCM हेलिकेज गेट एक्टिवेटेड इन द एस फेज ऑफ द सेल साइकिल। और लास्ट ऑप्शन है MCM हेलिकेज गेट्स एक्टिवेटेड इन द G1 फेज ऑफ द सेल साइकिल। देखिए साहब, जब भी कभी हम लोग यूकैरियोटिक सेल साइकिल की बात करते हैं तो रेप्लिकेशन करने के जो कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि ORC हो गया या MCM हेलिकेज हो गया, इन सब की असेंबली एक टाइम पर होती है और इनका एक्टिवेशन दूसरे टाइम पर। यह कह लीजिए कि सेल रेप्लिकेशन को तब शुरू करेगी जब वो रेप्लिकेशन के लिए रेडी है। तो इसलिए जब सेल रेडी हो जाती है तब ये सिस्टम एक्टिवेट होता है और ये एक्टिवेट होता है एस फेज में। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो गया वो है ऑप्शन नंबर 3, MCM हेलिकेज गेट एक्टिवेटेड इन द एस फेज ऑफ द सेल साइकिल। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। इफ काइमेरिक माउस एम्ब्रियोज वर जनरेटेड यूजिंग GFP एक्सप्रेसिंग एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स एंड RFP एक्सप्रेसिंग इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स, which one of the following tissues from any resulting embryos will not express any fluorescence protein। और यहाँ दे रखा है ब्रेन, हार्ट, इंटेस्टाइन, प्लेसेंटा। जैसे तुमने ये ऑप्शन देखे तो तुम्हारे दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि यहाँ कहीं ना कहीं कहानी है टोटीपोटेंसी की। भाई हम ये जानते हैं कि जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स होती हैं, या कह लीजिए कि जब से ये स्टेम सेल वाली कहानी शुरू हुई तो शुरुआत की सबसे पहली जो सेल्स हैं ये हैं टोटीपोटेंट, यानी कि इनके पास एबिलिटी है सभी तरह के सेल्स बनाने की। फिर इसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं डेवलपमेंट में, सेल्स की जो ये एबिलिटी है घटती जाती है, प्लूरीपोटेंट, मल्टीपोटेंट, यूनिपोटेंट। अब देखिए साहब, अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल की या फिर हम बात कर रहे हैं प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल की, तो इन सब के पास टोटीपोटेंसी का अभाव होगा। और ऐसे केस में चाहे कुछ बना सके या ना बना सके, लेकिन प्लेसेंटा ये नहीं बना सकते। प्लेसेंटा तभी बनेगी जब कंप्लीट एबिलिटी होगी एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल के पास, जो कि बहुत अर्ली स्टेज में होती है। तो इस क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो गया प्लेसेंटा, ऑप्शन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ अ GTPase एक्टिवेटिंग प्रोटीन, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में GAP भी कहते हैं, इन द रेगुलेशन ऑफ हेटेरोट्राइमरिक G प्रोटीन इन प्लांट्स। अब देखिए यहाँ जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है इट एक्टिवेट्स G बीटा प्रोटीन, दूसरा है इट इनएक्टिवेट्स G अल्फा प्रोटीन, थर्ड है इट डायरेक्टली इनहिबिट लिगैंड बाइंडिंग टू GPCR, और फोर्थ है इट लीड टू द डिसोसिएशन ऑफ G अल्फा फ्रॉम G बीटा और G गामा सब यूनिट। ये जो GPCR पाथवे है इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, एक्टिवेटिंग और इनएक्टिवेटिंग दोनों तरह के। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं GTPase एक्टिवेटिंग प्रोटीन वाली कहानी की, तो देखिए शुरुआत कैसे होती है कि जैसे GPCR से लिगैंड बाइंड करेगा तो GDP हट जाएगा और उसकी जगह पर GTP लग जाता है, जैसे G अल्फा प्रोटीन एक्टिवेट हो गया। अब इमेजिन कीजिए अगर हम लोग GTPase एक्टिविटी को ऑन कर रहे हैं, यानी कि GTP को वापस GDP में कन्वर्ट कर देंगे, तो क्या होगा? ऑफ कोर्स ये G अल्फा प्रोटीन को इनएक्टिवेट करने का काम करेगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर नंबर 2। आप भी डिफरेंट एग्जाम्स के लिए iFly के साथ अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। iFly के बारे में और अधिक जानकारी पाने के लिए गूगल कीजिए #iFlyNetGate। चलिए फिर मिलते हैं जल्दी दूसरे वीडियो में। बाय बाय।